कवरी भारतीय बाजारों की निचले स्तरों से और इस बीच जो पार्टिसिपेशन आ रहा है वो ब्रॉडर मार्केट से भरपूर है, क्योंकि कई सारे काउंटर्स आप देखिए, डिफेंस काउंटर, साथ ही शिपिंग कॉर्पोरेशन जैसे स्टॉक्स जो हैं काफ़ी अच्छी तरीके से बज़ कर रहे हैं और साथ ही साथ कई सारी नई थीम्स जो है वो मार्केट में फिर से लौटती हुई दिखी हैं। तो इस बीच क्या होनी चाहिए आपकी रणनीति? क्या फिर से ये समझ लें कि जो 2 दिन की चॉपीनेस थी अब वो साइड हो चुकी है और फिर से भारतीय बाजारों में एक रौनक देखने को मिलेगी? पर ऐसे में कौन से सेक्टर्स पे लगाए दाव, आइए ये सब समझेंगे। अगले 1 घंटे आपकी रणनीति भी बनाएंगे कि बीटीएसटी और एसटीबीटी आइडियाज कहां पे हैं। हमारे एक्सपर्ट्स भी जल्द जुड़ेंगे। आप देख रहे हैं क्लोजिंग कॉल्स। मैं हूं सृष्टि शर्मा, मेरे साथ है मेरे सहयोगी अभिषेक। और साथ ही अभिषेक, क्या जबरदस्त रिकवरी देखने को मिली है निचले स्तरों से, इस पे चर्चा जरूर करेंगे। पर उससे पहले अपने दर्शकों को बता दें कि हम आने वाले शो में, यानी आने 1 घंटे में, अगले 1 घंटे में कौन कौन से खास सेगमेंट्स हैं जो कि हम आपके लिए लेकर आए हैं। तो 2:35 पे लेकर आएंगे हम आपके लिए क्लोजिंग ट्रेड्स, फिर उसके बाद 2:40 पे समझेंगे ऑप्शंस के चैंपियन। 3 बजे मार्केट एट 3 पे बताएंगे क्या कुछ चल रहा है मार्केट में एक्शन, और साथ ही 3:05 पे आपके लिए लेकर आएंगे खबर गरम है सेगमेंट, हमारा सुपर हिट सेगमेंट, जहां पे रोज हम आपको एक जो बस चल रहा है स्ट्रीट में उसके बारे में बताते हैं। फिर 3:15 बजे जो है जानेंगे बीटीएसटी और एसटीबीटी आइडियाज, और 3:20 पे आपको बताएंगे इवेंट्स टू वॉच। तो चलिए अब आगे आपको ये भी बता दें कि कौन सी बड़ी बातें हैं जो कि अभी बाजार में चल रही हैं या फिर जिस पे बाजार की है नज़र। तो निचले स्तरों से शानदार रिकवरी तो हम देख ही रहे हैं। अब निफ्टी फिर से एक बार 24,300 के पार निकलता हुआ आया है। वहीं निफ्टी बैंक की बात करें तो कई सारे काउंटर्स हैं जो कि अभी डे हाई पे हैं। साथ ही निफ्टी बैंक भी निचले स्तर से 400 अंक संभलता हुआ दिखा है। और शुगर, रिफाइनिंग और शिपिंग शेयरों में आज जबरदस्त एक्शन है। शुगर काउंटर्स की हम चर्चा कर ही रहे थे। पिछले 2 दिनों से आपके लिए हमने शो में हाईलाइट किया कि कुछ ना कुछ चीनी शेयरों पे आ सकता है, इस पे आप नज़र रखिए। और साथ ही अगर बात करें तो सरकारी शेयरों में भी काफ़ी अच्छी रफ्तार है। आज EIL, HPCL जैसे शेयर्स में 4 से 10% का उछाल देखने को मिला है। थोड़े सेक्टर्स अगर देखें तो रियल्टी, फार्मा और चुनिंदा ऑटो शेयरों में आज दबाव ज़रूर है, पर यहाँ पे बहुत बड़ा दबाव नहीं है। पर जी हाँ, आज लगात सेक्टर्स ज़रूर माने गए हैं। पर अभिषेक देखिए क्या ज़बरदस्त रिकवरी देखने को मिली है। अब जो नज़र रहेगी वो कल के लिए तो देखिए आईटी पे रहेगी, पर आज अभिषेक एक नया सेक्टर उभरता हुआ देखा। ऑयल एंड गैस स्पेस, शिपिंग काउंटर्स, ज़बरदस्त एक्शन है अभिषेक। और अब अगर हम देखें तो PSU पैक में भी काफ़ी अच्छा जोश देखने को मिला है। भले ही इस वक्त कोई इंडेक्स देखिए तो सुस्ती ज़रूर दिखेगी, लेकिन देखने का नज़रिया थोड़ा बदलना होगा, क्योंकि रिकवरी बहुत ज़बरदस्त है। और आज सही मायने में वो दिन रहा है जब आपको ये जानना चाहिए, समझना चाहिए कि बाज़ार में लेवल्स की अपनी अहमियत होती है। देखिए आज हम गए कहाँ पे, हम गए 24,400 के रेंज में, वहाँ फंसे। वहीं पर रेजिस्टेंस भी है 24,400 से 500 के रेंज में, वहाँ से बाज़ार घूमा। बाज़ार संभला कहाँ से? बाजार संभला है 24,200 के आसपास, 24,200 के आसपास नीचे ब्रीफली गया था, फिर वहां से बाउंस करके ऊपर आए हैं। तो ये सपोर्ट और ये रेजिस्टेंस आज बिल्कुल किसी के मन में अगर कोई शंका रही होगी तो वो क्लियर हो गए कि ये 24,200 का सपोर्ट है। उसके नीचे 24,000 वाला जो सपोर्ट है वो ज़्यादा मजबूत है, ज़्यादा तगड़ा है, लेकिन 24,200 बाजार घुमा है। अच्छा, बाजार जिनके चलते सुबह के सत्र में गिर रहा था, फिर उन्होंने ही रिकवर करने में भी मदद किया। आप देखिए बैंकिंग स्टॉक्स, इस वक्त अगर हम बैंकिंग की तस्वीर देखेंगे तो सिर्फ 30 अंक नीचे है निफ्टी बैंक, लेकिन 40-50 अंक नीचे है। लेकिन दिन के दौरान करीब 300-350 अंकों के आसपास की गिरावट हो गई थी, लेकिन वहां से रिकवरी आ रही है। और रिकवर होने वाला सबसे बढ़िया जो शेयर है वो है एक्सिस बैंक का। 1.25% ये शेयर नीचे था, अब बाकायदा हरे निशान में आके कारोबार कर रहा है। रिकवरी अगर आप देखेंगे तो HDFC बैंक में भी दिखेगा, आपको ICICI बैंक में दिखेगा। ये 3 के 3 बैंकिंग के दिग्गज हैं, यहां से रिकवरी आ रही है निश्चित तौर पर। और सेंसेक्स सिर्फ 100 अंक कमजोर है और निफ्टी हो सकता है कि आपको क्लोजिंग आज हरे निशान में देकर जाए। 24,300 के ऊपर तो आ ही गया है।
तो ये बाजार का ये सेटअप है। बैंकिंग गिरा रहे थे, बैंकिंग मदद कर रहे हैं। अच्छा, जो आज आप शिपिंग का जिक्र कर रही थी सृष्टि, शिपिंग को लेकर खबर भी है, एक्सक्लूसिव खबर है, अपने रिपोर्टर को जोड़ेंगे और फिर से वो खबर समझेंगे कि बजट में क्या राहत आ सकती है। बजट में कुछ बड़े बूस्टर की उम्मीद है शिपिंग सेक्टर को और इसके चलते शिपिंग शेयर दौड़ रहे हैं। हम पूरी लिस्ट भी लेकर आएंगे। अच्छा, शिपिंग के साथ साथ ना तमाम ऐसे शेयर हैं दौड़ रहे हैं। शिपिंग में तेजी है, शिपिंग में अगर आप शिप बिल्डिंग को जोड़ ले वो भी शेयर चल रहे हैं, एक्सप्लोरेशन और रिफाइनिंग शेयर चल रहे हैं, प्लेटफॉर्म शेयरों में अच्छी तेजी है, CDSL, BSE, MCX ये शेयर चल रहे हैं। शुगर के मिठास आप देखिए बढ़ी है, KCP शुगर, बन्नारी अमान शुगर, इसके अलावा शक्ति शुगर, बजाज हिंदुस्तान, सारे के सारे शेयर आपको चलते हुए दिखेंगे। चाय वाले शेयर भी कड़क हो गए हैं। चाय के दाम बढ़ने की खबर आई थी टी बोर्ड की तरफ से और तब से ये शेयर देखिए आपको रौनक में दिखेंगे। हैरिसन मलयालम, जयश्री टी, बॉम्बे बर्मा ये चल रहे हैं। और एक और सेगमेंट जो कहीं ना कहीं बजट से उम्मीदें लगा के बैठा है वो है टेक्सटाइल का, स्पिनिंग का। PLI को लेकर चर्चाएं हो रही कि शायद PLI को लेकर कुछ खबर आए बजट में और उसके चलते आप देखिए वेल्सपन, गोकुलदास एक्सपोर्ट, नाहर स्पिनिंग ये चल रहे हैं। और लॉजिस्टिक्स वाले, कंटेनर वाले शेयर, पोर्ट हैंडलिंग वाले ये शेयर भी चल रहे हैं। गुजरात पीपा भाव, नवकार कॉर्प, स्नोमैन, आल कार्गो लॉजिस्टिक्स। तो आज के जब आप लाल निशान देख रहे हैं इंडेक्स के लेवल पर, लेकिन ये अंदर की चीजें हैं जहां पर जबरदस्त तेजी हो रही है। अपने एक्सपर्ट्स को जोड़ते हैं और एक बार जरा इंडेक्स का व्यू लेके फिर फटाफट हमसे उनसे क्लोजिंग के ट्रेड भी लेंगे। हमारे साथ जुड़ गए हैं प्रदीप होचंदानी हैं, कपिल शाह हमारे साथ हैं टेक्निकल एक्सपर्ट, और इसके अलावा AUM कैपिटल के राजेश अग्रवाल हमारे साथ हैं फंडामेंटल व्यू हम शेयर करने के लिए। सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया, स्वागत है टीनो स्वदेश पर। शुरुआत कपिल आपसे करना चाहेंगे। रिकवरी शानदार 24,300 के ऊपर। कपिल क्या और रिकवर करेंगे? क्या 24,400 वाला स्तर जो आज हमने लूज किया, क्या उसको रीगेन करेंगे? कितनी संभावना आपको लग रही है अगले 1 घंटे के ट्रेड में? जी बिल्कुल। बेसिकली तो पहले थोड़ा सा एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव मार्केट का समझ लें कि जुलाई मंथ की जो पिछले 29 साल की हिस्ट्री क्या रही हुई है। तो 29 साल में जुलाई मंथ में नॉर्मली मार्केट ने 72% ऑफ द टाइम से पॉजिटिव क्लोजिंग दिया हुआ है और ये जुलाई महीना ओवरऑल ईयर में सबसे सेकंड बेस्ट महीना होता है। सबसे पहला अच्छा सबसे महीना दिसंबर महीना होता है और दूसरा जो रिटर्न वाइज या फिर पॉजिटिव क्लोजिंग वाइज देखते हैं तो वो एक जुलाई महीना होता है। अभी थोड़ा सा माइक्रोस्कोपिक व्यू लेते हैं तो मार्केट का जो 24,150 का लेवल है, कल के दिन का भी लो कुछ यहाँ पे बना था, आज का भी काफी क्लोज बाय यहाँ पे प्राइसेस आए थे और वहां से हमें रिबाउंड हमें देखने मिला हुआ है। कल का भी फर्स्ट सेशन में हमें स्ट्रिक्ट सेलिंग प्रेशर देखने मिली थी, लेकिन 22,150 के लेवल से हमें रिबाउंड होते हुए देखने मिल रहा है। तो मार्केट का जो 6 से 7 दिन का जो रेंज बना हुआ है तो 22,150 एक काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल बन गया है। इसके ऊपर मार्केट एक पॉजिटिव टेरिटरी में ही है। और अभी के जो आखिरी घंटे में अगर मैं मार्केट का जो चार्ट देखता हूँ 24,390 के लेवल पे चल रहा है, तो मेरे हिसाब से जब तक इन अ वेरी शॉर्ट टर्म 22,280 के ऊपर है तो यहाँ से जो निचले स्तर से रिकवरी देखने को मिल रही थी उस पर हम कपिल की एनालिसिस समझ रहे थे। काफ़ी लॉन्ग और बैक डेटेड डेटा पूरी बैक टेस्टिंग कर आए थे कपिल, पर उनसे फिर से समझेंगे एक बार क्या है उनकी पूरी रिसर्च और कैसे देख रहे हैं वो फिलहाल मार्केट को। पर चलिए अब समझ लेते हैं हमारे एक्सपर्ट्स की कॉल और शुरू करते हैं क्लोजिंग ट्रेड्स। तो क्लोजिंग ट्रेड में प्रदीप आपसे समझना चाहेंगे, बताइए कौन से स्टॉक्स हैं आपके रेडार पे? गुड आफ्टरनून एवरीवन। गुड आफ्टरनून। 2 बाय रिकमेंडेशन है। पहला जो स्टॉक है जो आज पूरा सेक्टर ये भी बजिंग है, ऑयल एंड गैस स्पेस है, वहां से पेट्रोनेट मैंने चुना है। पेट्रोनेट में अगर आप देखेंगे 4-5 सेशन एक नैरो रेंज में हमने कंसोलिडेशन देखा और आज के सेशन में एक अच्छे वॉल्यूम के साथ ये अर्ली चार्ट स्पेस ने फ्रेश ब्रेकआउट कंफर्म किया है। 342 का करंट रेट है, 334 के स्टॉप लॉस से इसको लिया जा सकता है और 354 के इसमें टारगेट रहेंगे। सीमेंट स्पेस में जो जेके लक्ष्मी मैंने चुना है, आज ऊपरी लेवल से थोड़ा सेलिंग प्रेशर जरूर देखने को मिल रहा है और इसने कल के सेशन में एक अच्छा ब्रेकआउट अर्ली चार्ट पे कंफर्म किया था और मेरे हिसाब से ऊपरी लेवल से ये जो सेलिंग आया है इसको बाइंग अपॉर्चुनिटी समझनी चाहिए। 889 के करंट रेट पे इसको जोड़ सकते हैं। 870 का स्टॉप लॉस रहेगा, 908 के टारगेट रहेंगे
इन दोनों रिकमेंडेशन में 3 से 4 दिन का टाइम फ्रेम रहेगा और ये दोनों स्टॉक हमने अपने क्लाइंट्स को भी रिकमेंड किया। सीमेंट यहाँ पे पसंद आ रहा है प्रदीप को 908 तक के यहाँ पे आपको टारगेट्स ध्यान में रखने हैं। पर अब कपिल आपसे समझना चाहेंगे आपके क्लोजिंग आइडियाज़ कहाँ पे, और साथ ही आप बता रहे थे कि निफ्टी पे आपका क्या व्यू है, काफ़ी बैक टेस्टिंग भी कर आए हैं आप, बताइए उसको भी कंप्लीट कीजिए और अपनी कॉल्स भी दे दीजिए कपिल। जी बेसिकली जो हम देखते हैं जुलाई महीने का, तो वी हैव डिड द सीजनलिटी कि कौन सा सेक्टर्स हैं जो पर्टिकुलर इस महीने में आउट परफॉर्म करते हैं। तो हमने फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखने में मिला हुआ था कि निफ्टी के जो सेक्टर्स हैं वो काफी निफ्टी अपने आप में ही काफी एक अच्छे से मूड में रहता है इस पर्टिकुलर मंथ में। और सेक्टर वाइज भी मैं अगर देखता हूँ तो सबसे ज्यादा हमें इंक्लिनेशन या फिर सबसे ज्यादा हमें ट्रैक्शन हालांकि बैंकिंग स्टॉक्स में हमें देखने मिलता है। बैंकिंग स्टॉक अभी थोड़ा सा एक कंजर्वेटिव जोन में चल रहा है, लेकिन अभी वहां पे भी स्ट्रक्चर इंटैक्ट है। मुझे लगता है कि लेटर पार्ट ऑफ द मंथ में हमें बैंकिंग स्टॉक्स में ट्रैक्शन देखने मिल सकता है। और बैंकिंग स्टॉक एज एन वेरी हैवी इंजन ऑफ द मार्केट अगर वो मूव करता है तो हमें ब्रॉडर मार्केट में भी अच्छा मूव देखने में मिल सकता है। तो 24,400 पहला पड़ाव बनता है, उसके बाद में 24,600 टू 700 जो पड़ाव हमें देखने इसी महीने में हमें देखने मिल सकते हैं। तो वैसे ही हमारी अंडरस्टैंडिंग है। और स्टॉक स्पेसिफिक मैं यहाँ पे अगर देखने जाता हूँ तो इलेक्शन के बाद में हमें एक चीज ये देखने में मिली हुई है कि जो अंडर परफॉर्मिंग सेक्टर थे वहां पे हमें अच्छा ट्रैक्शन देखने मिला था। बैंकिंग स्टॉक चले, एफएमसीजी स्टॉक चले, आईटी स्टॉक चले। और अभी के इस वीक में ये पर्टिकुलर मोमेंटम हमने प्रीवियस वीक में इन सारे स्टॉक्स में देखने मिली थी। इस वीक में कहां ना कहां हमें ऑयल एंड गैस सेक्टर्स में पॉजिटिव मोमेंटम देखने मिल रहा है। तो मेरा सबसे पहला पिक अंडर परफॉर्मिंग सेक्टर में सबसे आउट परफॉर्मिंग स्टॉक रहा हुआ है, दैट इज ओएनजीसी। ओएनजीसी ने पहले ही काफी दिनों पहले ही ब्रेकआउट दे दिया हुआ है और आज फिर से बुलिश कंटिन्यूएशन साइन हमें देखने मिल रही है। तो करंट लेवल जो इसके चल रहे हैं 306 के अराउंड, तो वहां पे बाय का व्यू बनता है। 295 का स्टॉप लॉस रहेगा और ऊपर में 325 के हमें टारगेट देखने मिल सकते हैं। और दूसरा जो स्टॉक है तो सिमिलर काइंड ऑफ सेक्टर से ही मैंने पिक किया हुआ, दैट इज इन जीएसपीएल। बीच में बहुत बड़ा करेक्शन आया था, लेकिन जीएसपीएल का मैं ब्रॉडर चार्ट देखता हूं तो 8 साल की मूविंग एवरेज की जो राइजिंग चैनल है उसके लोअर बैंड पे चल रहा है, वीकली 200 मूविंग एवरेज के सपोर्ट लेवल पे चल रहा है और डेली चार्ट में मुझे एक बुलिश ट्रैक्शन हायर एंड हाई लो के फॉर्म में दिखने मिल रहा है। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे भी ट्रैक्शन अच्छा देखने मिलना चाहिए। 320 के लेवल पे बाय का व्यू बनता है, 305 का स्टॉप लॉस रहेगा और ऊपर में 350 के टारगेट हमें देखने मिल सकते हैं। जी ऑलराइट कपिल के पूरे एनालिसिस के इस महीने कौन से सेक्टर्स जो हैं वो चलते हुए दिखते हैं, और साथ ही ओएनजीसी की भी काफ़ी अच्छी एनालिसिस थी कपिल के। एक अंडर परफॉर्मिंग सेक्टर में एक आउट परफॉर्मर रहा है ओएनजीसी, और आज भी देखिए काफ़ी अच्छा मोमेंटम, कपिल का भरोसा यहाँ पे अभी भी बरकरार है। पर राजेश जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आपसे ऑयल एंड गैस स्पेस पे ही राय जानना चाहेंगे, क्योंकि देखिए हम सभी जानते हैं कि बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट नहीं रहा है इस पूरे सेक्टर को लेके, बहुत ज़्यादा न्यूज़ फ्लो भी इसमें बना ही रहता है। पर अब बजट से पहले राजेश जी जिस तरीके से पूरे सेक्टर को लेके कुछ खबरें आ रही हैं, खासतौर से गैस काउंटर्स को लेके कि जीएसटी परव्यू में लिया जाएगा, ऐसे में पीएसयूज जो हैं काफ़ी एक्टिव हो गए हैं। क्या आपकी नज़र है किसी स्टॉक पे या फिर वैल्यूएशन वाइज कोई काउंटर जो है आपको अट्रैक्टिव लगता हो इस पूरे स्पेस में से? गुड आफ्टरनून शिक्षित जी, अभिषेक जी और बाकी भी जो मित्रगण, सबको नमस्कार। आपने ठीक कहा कि कुछ हरकतें हमें देख रहे हैं ऑयल एंड गैस स्पेस में, फिर वो चाहे ड्रेजिंग की कंपनी हो, चाहे क्रूड ऑयल की कंपनी और अपस्ट्रीम कंपनी हो या डाउनस्ट्रीम कंपनी हो, सब जगह ही थोड़ी सी हलचल देखने को मिल रही है। सिर्फ बजट के लिहाज से अगर कोई कॉल लेनी हो तो मैं समझता हूँ थोड़ा सा स्पेकुलेटिव होगा, क्योंकि अब तो बजट में बहुत कम दिन रह गए हैं। लेकिन फिर भी मैं ट्रेड के नजरिए से अगर कोई को देखना हो तो मैं समझता हूँ कि एमजीएल में थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए, जहाँ की हमें लगता है कि वैल्यूएशन वाइज थोड़े सस्ते हैं। और ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के हिसाब से न केवल बजट के बल्कि थोड़ी सी लॉन्ग टर्म की व्यू भी अगर कोई लेता है तो आईओसी और बीपीसीएल ये दो ऐसी कंपनियां हैं जहां हम थोड़े से मध्यम से लंबी अवधि के लिए भी निवेश की सलाह दे रहे हैं। एक तो क्रूड ऑयल हमने देखा है कि $80-82 के आसपास स्टेबल होता हुआ नजर आ रहा है। दूसरे अगर आप देखो तो जो इनके मार्जिन्स थे वहां पे सुधार हो रहे हैं, बावजूद इसके कि क्रूड में गिरावट आई है, ऑयल प्राइसेस में कोई खास कट आया नहीं है। और जीएसटी प्रीव्यू में अगर आता है तो मैं नहीं जानता आएगा कि नहीं आएगा, बट अगर आता है तो वो एक बहुत पॉजिटिव होगी। तीसरे, इन सारी कंपनियों में डिविडेंड यील्ड अच्छी बैठती है और इंट्रिंसिक वैल्यू से अभी भी बहुत लोअर वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहे हैं, फिर वो चाहे कोई भी कंपनी हो, बीपीसीएल, एचपीसीएल, आईओसी।
इन तीनों में से हम समझते हैं कि फर्स्ट अगर पैकिंग में ऑर्डर में रखना हो तो बीपीसीएल, फिर आईओसी, फिर एचपीसीएल को रखना चाहिए और यहाँ पे हमारी बाइंग की सलाह रहेगी। ठीक है, बीपीसीएल में बाइंग की सलाह है राजेश जी की। 306 रुपये का भाव है, 2% ऊपर ये शेयर कारोबार कर रहा है। तो ओएमसीज भी बज़ कर रहे हैं, एक्सप्लोरेशन वाले भी शेयर बजिंग हैं, और जो रिफाइनिंग, प्योर रिफाइनिंग जो स्टॉक्स हैं वो भी बजिंग है आज पूरा का पूरा सेक्टर। और शिपिंग और ये इनमें जो इंफ्रा वाले स्टॉक्स होते हैं ईआईएल जैसे ना, वहाँ पर भी बेहतरीन तेज़ी हम देख रहे हैं। लेकिन चलिए ये समझ लेते हैं, 2:45 हो गए हैं और ऑप्शंस के चैंपियन का समय हो गया है। अरिहंत कैपिटल के रत्नेश गोयल को लेकर आएंगे। रत्नेश जी, बहुत शुक्रिया आपका सर समय देने के लिए। बताइए आज क्या ट्रेड है आपका, कहाँ पैसा बनेगा? गुड आफ्टरनून। मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं ओएनजीसी में अच्छा सेटअप बन रहा है, तो यहाँ पे एक अच्छी पोजीशन बन सकती है। 300 रुपए का कॉल लेने की सलाह रहेगी, 12 रुपए के आसपास में 8 रुपए का स्टॉप लॉस और टारगेट बन सकता है 20 रुपए। तो जो मैक्सिमम लॉस होगा 7,700 का, जो प्रॉफिट बन सकता है 15,400 का। ठीक है, ओएनजीसी आज वैसे दूसरी बार ऑप्शंस में रेकमेंड हो रहा है। 305 रुपए का भाव है, 2.5% ऊपर है। इनफैक्ट निफ्टी में सबसे ज़्यादा चढ़ने वाला शेयर भी ओएनजीसी है। जी हाँ, 2.5% की तेज़ी, निफ्टी का टॉप गेनर है और उसके नीचे बीपीसीएल है। 300 वाली कॉल खरीदनी है 12 रुपए के भाव पर, लक्ष्य 20 रुपए, स्टॉप लॉस 8 रुपए, अधिकतम मुनाफा 15,400, अधिकतम नुकसान 7,700 रुपए का। ये रणनीति 1:2 का रेशियो है, जो रिस्क और रिवॉर्ड का जो रेशियो है वो आप देखिए, और 2.5% ऊपर ये शेयर कारोबार कर रहा है। रत्नेश जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए और ये बेहतरीन ट्रेड हमारे दर्शकों को बताने के लिए। एक शेयर इस पर आपसे हम राय जानना चाहेंगे कपिल, वो है पॉलीकैब का। पॉलीकैब मुझे सही लग रहा है सर, आपकी इस पर राय चाहिए। अच्छा देखिए, डे हाई पर भी पहुंच गया, 6,500 रुपये का भाव ज़रूर है, लेकिन करीब करीब 6,000 350 से अब ये 6,600 का भाव हो गया। क्या अभी और चलेगा पॉलीकैब? जी, बेसिकली पॉलीकैब का मैं हाई टाइम फ्रेम स्ट्रक्चर देखता हूँ तो पिछले 2 महीने से ठंडा पड़ा हुआ था, लेकिन रिसेंटली हमें देखने मिला कि जो कंज्यूमर ड्यूरेबल स्टॉक्स थे या फिर जो इसके अलाइड सेक्टर्स है, वहां पे कहां ना कहां पे पॉजिटिव मोमेंटम देखने मिली हुई थी। हवेल्स में हमने ऑफ लेटली ट्रैक्शन देखने मिला हुआ था, पॉलीकैब में भी अब हम थोड़ा सा ट्रैक्शन देख रहे हैं। काफी सारी गिरावट के बाद में आज पहला दिन है जहां पे प्राइसेस ने ऊपर का मूव किया हुआ है, और ये जो मूव आ रहा है सो दैट इज अ टेक्निकल रीडेबल कि जो आपका प्रीवियस बॉटम थे इर्द गिर्द वहां से मूव कर रहा है, और इसके बाद में जो इसकी 50 पीरियड मूविंग एवरेज का सपोर्ट लेवल है वहां से उसने मूव कर रहा है, 2 दिन का हाई ब्रीच कर दिया हुआ है। सो दैट इज अ पॉजिटिव डेवलपमेंट। 6,586 के लेवल पे चल रहा है। अगर मैं इसका इमीडिएट इंट्राडे लेवल के चार्ट पे भी हाई या फिर रेजिस्टेंस लेवल ढूंढता हूं तो कहां ना कहां पे 6,770 के लेवल तक की अपसाइड पोटेंशियल मुझे देखने मिल रहा है। तो हाँ, इस स्टॉक में और भी एक मूव हमें मिलना चाहिए। अगर यहाँ पे हम ट्रेड के लिहाज से देखते हैं तो 6,500 का स्टॉप लॉस बैठेगा, जो कि इंट्राडे का सपोर्ट लेवल है, और ऊपर में 6,770 तक के एक लेवल रहने चाहिए। ठीक है, 6,700 रुपये के ऊपर ये शेयर जाएगा पॉलीकैब का। 6,500 रुपये पर स्टॉप लॉस आप लगा के इसको ट्रेड कर सकते हैं। 3.5% ऊपर फिलहाल आपको ये दिखेगा। अच्छा, आईटी की ज़रा बात कर लेते हैं, क्योंकि शाम को टीसीएस के नतीजे आएंगे और आज हमने देखा कि टीसीएस शुरुआत अच्छी की, उसके बाद ये शेयर लाल निशान में गया और फिर वहाँ से करीब करीब 40 रुपये की रिकवरी के साथ 3,937 रुपये का भाव आपको अपनी स्क्रीन पर दिखेगा, 0.25% ऊपर है। टीसीएस के नतीजे कैसे आएंगे, क्या अनुमान है, ये आपको हम कई बार बता चुके हैं। मुनाफे पर थोड़े से डेंट आने की आशंका है टीसीएस में, लेकिन टीसीएस के अलावा कल जो हमारा फोकस होगा वो होगा एचसीएल टेक पर। एचसीएल टेक को लेकर क्या उम्मीदें हैं? क्या टीसीएस के तर्ज पे ही या फिर टीसीएस को लेकर जो अनुमान है, क्या उसी तरह के अनुमान एचसीएल टेक को लेकर भी हैं? ये बताने के लिए हमारी सहयोगी अनीशा हमारे साथ जुड़ गई हैं। अनीशा, बताइए एचसीएल टेक को लेकर क्या उम्मीद है और फोकस कहां पर रहेगा? जी हाँ, एचसीएल टेक के नतीजों की बात करें तो थोड़े वीक नंबर्स आने चाहिए इस टाइम। यूजुअली Q1 सीजनली वीक रहता है एचसीएल टेक का, एंड इसी के चलते इस बार भी हम लोग एक डिक्लाइन देख रहे हैं ऑन अ सीक्वेंशियल बेसिस। टॉप लाइन पे ऑलमोस्ट 2% तक का डिक्लाइन आएगा कांस्टेंट करेंसी बेसिस में। डॉलर रेवेन्यू में भी हम
$3,360 मिलियन के आसपास का नंबर मान के चल रहे हैं। रिमेंबर इस क्वार्टर में यूजुअली एक पास बैक होता है एनुअल प्रोडक्टिविटी गेन का, जो वो क्लाइंट्स को वापस करते हैं, उसके चलते थोड़ा रेवेन्यू डिप होता है। एंड सेकेंडली लास्ट क्वार्टर में कंपनी ने बोला था एक ऑफशोरिंग हुआ है डील का, एक लार्ज डील का BFSI वर्टिकल में, उसका भी इम्पैक्ट आएगा। ऑल्सो आपको याद रहेगा स्टेट स्ट्रीट जो था उन्होंने डाइवेस्ट किया था, उसका भी इम्पैक्ट इसी क्वार्टर में आने वाला है। मार्जिन्स इसके चलते थोड़े वीक रहेंगे क्योंकि टॉप लाइन ग्रोथ ही वीक है, प्लस सीजनैलिटी आता है, तो सब 17% मार्क देख रहे हैं मिबिट मार्जिन में। एंड प्रॉफिटेबिलिटी भी लोअर रहेगा क्योंकि टॉप लाइन लो है, मार्जिन वीक है, तो 3820 करोड़ का हम प्रॉफिट मान के चल रहे हैं। जो ओवरऑल डील TCV है या डील विंस की बात करें तो $2 to $2.5 बिलियन के बीच में आना चाहिए, जो कि रन रेट रहा है तो उसी के आसपास। एंड ओवरऑल एक्सपेक्टेशन है कि कंपनी अपना गाइडेंस मेंटेन करेगा। लास्ट टाइम उन्होंने 3 से 5% ग्रोथ बोला था टॉप लाइन में, एंड 18 से 19% मार्जिन बैंड बोला था, वो शायद कंटिन्यू होगा। लेकिन ओवरऑल मैनेजमेंट कमेंट्री अबाउट डिमांड, अबाउट क्लाइंट बिहेवियर, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। और हेडकाउंट ट्रेंड्स भी, क्योंकि हमने देखा है बाकी कंपनियों में हेडकाउंट डिक्लाइन था। HCL टेक का आगे चल के क्या आउटलुक है, वो भी फेली इंपॉर्टेंट है। शुक्रिया अनीशा। तो ये अनुमान मार्जिन पर थोड़ा सा हिट आएगा, प्रॉफिटेबिलिटी या फिर रेवेन्यू भी प्रभावित होगा। डिमांड आउटलुक, ग्रोथ और मार्जिन को लेकर नजर रहिए, और डील विंस किस तरह के आते हैं HCL टेक की तरफ से, ये भी देखना होगा। लेकिन सबसे क्रूशियल जो दोनों कंपनीज में होगा वो है मैनेजमेंट की कमेंट्री। आगे को लेकर क्या गाइड करती हैं, क्योंकि हमने देखा है कि जो सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करने वाला वर्टिकल है BFSI, बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज इंश्योरेंस वाला, वहाँ पर स्पेंडिंग नहीं हो रही थी, और अब ये उम्मीद की जा रही है शायद स्पेंडिंग वहाँ पर बढ़ेगी, तो इसका बेनिफिट निश्चित तौर पर IT कंपनीज को मिलने वाला है। लेकिन राजेश सर, आपसे जानना चाहेंगे सर, आज हमारे साथ में एक IT एनालिस्ट जुड़े थे, ओंकार टंकसाले, और उनसे हमने ये पूछा कि आपकी पसंद क्या है लार्ज कैप में, तो उन्होंने कहा TCS, इन्फोसिस, HCL टेक, तीनों का नाम लिया। मिड कैप हमने पूछा तो उन्होंने परसिस्टेंट बताया। आप बताइए सर, आपकी रीडिंग क्या कहती है? IT कंपनीज अंडर परफॉर्म कर रही हैं, इस साल भी अंडर परफॉर्मर रही हैं, क्या यहां से आपको उम्मीद है कि अच्छे दिन आगे आने वाले हैं? अब बिल्कुल हम दरवाजे पर पहुंच चुके हैं। ये आपने सही कहा, हम बिल्कुल दरवाजे पर पहुंच चुके हैं, क्योंकि देर सवेर ये तो होना ही है कि फेड की तरफ से कुछ पॉजिटिव न्यूज आएगी इंटरेस्ट रेट कट वगैरह की। क्योंकि अगर आप कमेंट्री वगैरह भी देखो जिस तरीके की आई है, या जो वीकेंड पे पेरोल के डेटे आए थे उसको भी देख के लगा था कि शायद सितंबर में रेट कट आ जाए। लेकिन फिर कल जब फेड की कमेंट्री आई तो जो 2% का उन्होंने कट ऑफ बताया है अपने इन्फ्लेशन का, उसे देखते हुए लगा कि थोड़ा समय लगेगा। लेकिन ये बात तो तय है कि देर सवेर रेट कट्स आने वाले हैं। एक बार रेट कट आने चालू हो जाते हैं तो जाहिर सी बात है कि इकोनॉमी में वहाँ थोड़े से चेंजेस आएंगे, और जिसकी वजह से जो डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग है खास करके IT की तरफ, वहाँ हमें समझ लगता है कि पॉजिटिव रुझान आएंगे। दूसरे अगर आप देखो तो जितनी भी दिग्गज कंपनियां, फिर वो चाहे IT में TCS हो या इन्फोसिस हो, अपने लोअर वैल्यूएशन के आसपास चल रही है। वैल्यूएशन बहुत अट्रैक्टिव है। अगर कोई 1.5 साल का नजरिया लेके चलता है तो बहुत अच्छे रिटर्न बैठ सकते हैं, क्योंकि ये तो तय है ना कि 1.5 साल में रेट कट्स आएंगे और एक ऊपर का कर्व बनने लगेगा। तो जाहिर सी बात है कि वैल्यूएशन के लिहाज से अच्छे हैं, डील विंस आ रही है। बस खाली ये देखना है कि मैनेजमेंट की कमेंट्री आगे आने वाले दिनों में अक्रॉस ज्योग्राफीज क्या आती हैं, अक्रॉस वर्टिकल्स क्या आती हैं, और सबसे बड़ी बात है जो मेजर डील विंस है उसके बारे में क्या आता है। नंबर्स के बारे में सबका ही अनुमान है कि या तो 2% प्लस आएंगे या 2% माइनस आएंगे। कहीं कहीं पे हायरिंग की वजह से थोड़े से खर्चे बढ़े हुए हैं, लेकिन जो आपके एट्रिशन रेट थे वो कंट्रोल में आते जा रहे हैं। तो इन सारी चीजों के मद्देनजर थोड़ी से मध्यम से लंबी अवधि का कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहता हो तो मेरे ख्याल से ये बहुत सही सेक्टर है। और सबसे अच्छी बात है कि इनमें हर साल एक बायबैक आ जाता है जो दिग्गज कंपनियां हैं, तो इन्वेस्टर को खास करके खुदरा निवेशकों को उससे बड़ा फायदा रहता है। तो अगर निवेश की सलाह दी जानी हो तो मैं समझता हूँ सबसे पहले हमारा तो पसंद में इन्फोसिस ही आएगी, उसके बाद TCS, और सेकंड रैंक में परसिस्टेंट और इंटेलेक्ट डिजाइन।
तो ये जो टॉपिक्स हैं इस पे आप ज़रूर ध्यान रखें। इस बीच जब अब राजेश जी अपना टेक बता रहे थे कि आईटी सेक्टर में हो सकता है कि अब जो जितनी बुरी खबरें थी थोड़ी सी सबसाइड हों, कुछ अच्छे मोमेंटम देखने को मिले। उस बीच टीसीएस में कुछ अपटिक आना शुरू हुआ है, तो उस पर भी आप थोड़ा सा ध्यान रखें। निचले स्तर से थोड़ी सी बाइंग इस काउंटर में लौटी है। पर चलिए अब जो एक बड़ा इवेंट सामने है वो डेफिनेटली बजट ही है, जहां पे बजट में शिपिंग शेयर्स पर और शिपिंग सेक्टर पर खास तौर से फोकस रहने वाला है। इस एक्सक्लूसिव खबर के साथ चलिए चलते हैं प्रकाश प्रियदर्शी के पास, जो कि इस एक्सक्लूसिव खबर को लेकर हमारे लिए आए हैं कि क्या कुछ बड़ी उम्मीदें लगाई जा रही हैं शिपिंग सेक्टर के लिए। प्रकाश, देखिए, सूत्रों के हवाले से जो जानकारी हमें मिल रही है उसके हिसाब से सरकार आगामी बजट में शिपिंग इंडस्ट्री के लिए कुछ अहम ऐलान कर सकती है। दरअसल शिपिंग मिनिस्ट्री ने कुछ इम्पॉर्टेंट प्रपोजल्स फाइनेंस मिनिस्ट्री को सौंपे हैं, जिसमें कई तरह की डिमांड जो है वो रखी गई हैं। जो पहला इम्पॉर्टेंट प्रपोजल है उसके हिसाब से शिपिंग मिनिस्ट्री ने इस बात की गुजारिश की है कि देश के अंदर ही शिप्स की मैन्युफैक्चरिंग के लिए एक स्पेशल फंड का ऐलान करने की ज़रूरत है। लिहाजा मैरीटाइम डेवलपमेंट फंड क्रिएट करने का प्रपोजल जो है वो वित्त मंत्रालय को सौंपा गया है। इसके अलावा शिपिंग मिनिस्ट्री ने इस बात का भी प्रस्ताव रखा है कि जो इनलैंड वाटरवेज है देश के अंदर जो शिप्स चल रहे हैं, अगर वो ग्रीन एनर्जी का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उनको भी फाइनेंशियल इंसेंटिव्स देने की ज़रूरत है। लिहाजा इसके लिए एक हरित नौका स्कीम का प्रस्ताव दिया गया है, जिसका ऐलान बजट में हो सकता है। सूत्र हमें बता रहे हैं कि इन प्रस्तावों पर वित्त मंत्रालय के अंदर अभी चर्चा चल रही है। हालांकि अंतिम फैसला नहीं हुआ है, लेकिन इस बात की संभावना है कि सरकार इन कुछ प्रस्तावों को आगामी बजट में शामिल करे। डोमेस्टिक इंडस्ट्री को मदद करने और साथ ही साथ शिप मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के मकसद से ये प्रस्ताव तैयार किए गए हैं, ताकि सरकार का जो विज़न है शिपिंग इंडस्ट्री में, शिपिंग सेक्टर में सेल्फ रिलायंट बनने का, आत्मनिर्भर बनने का, उस टारगेट को भी हासिल किया जा सके। इसके अलावा इस प्रस्ताव में शिपिंग सेक्टर के लिए, शिपिंग इंडस्ट्री के लिए अगर वो R&D प्रोजेक्ट्स पर खर्च कर रहे हैं, कंपनियां R&D प्रोजेक्ट्स पर इन्वेस्टमेंट कर रही हैं, उनको भी इंसेंटिवाइज करने का प्रस्ताव रखा गया है। तो ये तमाम प्रस्ताव शिपिंग मिनिस्ट्री की तरफ से वित्त मंत्रालय को सौंपा गया है और इस बात की संभावना है कि इनमें से कुछ प्रस्तावों को आगामी बजट में जगह दी जाए। ऑलराइट, बहुत बहुत शुक्रिया प्रकाश, पूरी एक्सक्लूसिव जानकारियां हमारे लिए लेकर आने के लिए कि क्या कुछ बड़ा निकलकर सामने आ सकता है शिपिंग सेक्टर के लिए, जहां पे शिपिंग मैन्युफैक्चरिंग से लेके R&D ये तमाम स्कीम्स जो हैं वो इस बार बजट में फोकस एरियाज रह सकती हैं। और आप देखिए ये खबर के इम्पैक्ट के तौर पे जितने भी शिपिंग काउंटर्स हैं उनमें जोश है। SCI 20% के अपर सर्किट पे लॉक्ड है। श्रेयस बिल्डिंग ये काउंटर भी जो है 20% के अपर सर्किट पे लॉक्ड है। साथ ही कोचिन शिपयार्ड जैसे काउंटर्स में भी ये काउंटर्स भी रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। एक बार कपिल आपसे कोचिन शिपयार्ड पे ही राय जानना चाहेंगे, क्योंकि बाकी कुछ एक सिलेक्टेड काउंटर्स में तो अभी मौके नहीं है। तो कोचिन शिपयार्ड कैसा दिख रहा है, और साथ ही कपिल कोई और अन्य काउंटर है शिपिंग से रिलेटेड तो उस पर भी अपनी राय दीजिए। जी, बेसिकली हम अभी कहते हैं कि जो शिपिंग काउंटर है या फिर जो रेलवे काउंटर्स हैं, ना ही तो रेलवे काउंटर्स अपने पटरी पे चल रहे हैं और ना ही तो शिपिंग स्टॉक्स अपने पानी के लेवल पे चल रहे हैं। वो सभी सारे के सारे स्टॉक्स हवा में चल रहे हैं। हवा में इन द सेंस दैट ये काफी फास्ट, काफी रफ्तार से चल रहे हैं ऐसे। तो कोचिन शिपयार्ड में मैं देखता हूँ तो ये बेसिकली थोड़ा सा मामला पेचीदा यहाँ पे हो जाता है कि स्टॉक को बाय तो कर लेंगे, लेकिन जहाँ पे हम इसके स्टॉप लॉस डालने की बात आती है तो स्टॉप लॉस काफी बड़े डिस्टेंस पे आ जाते हैं, क्योंकि उनके मूव ही इतना स्ट्रांगली अपसाइड मोमेंटम आया हुआ है। रिसेंटली हम देखते हैं तो छोटे से टाइम फ्रेम पे स्टॉक ने एक फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट भी आज के दिन में हमें देखने मिला हुआ है। 2683 के लेवल पे चल रहा है, जिसके पास होता है तो ऑफकोर्स उनको बधाई हो और इनको और भी होल्ड कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको कुछ फ्रेश अपॉर्चुनिटी इसमें कैप्चर करनी हो, हालांकि ये तो आज आई थिंक अपर सर्किट पे है 5% की, लेकिन इसका जो इमीडिएट स्टॉप लॉस बनता है वो 2660 का बनता है। थोड़े से इंटरमीडिएट करेक्शन आ जाते हैं तो बाय के मौके बन सकते हैं और नीचे में 2660 के स्टॉप लॉस से चल सकते हैं।
तो ये राय आपकी शिपिंग काउंटर्स को लेकर, इसीलिए मैंने राजेश जी से सवाल नहीं पूछा था, क्योंकि वैल्यूएशन के फ्रंट पे इस तरीके का रन अप दिखा दिया है इन सभी काउंटर्स ने, तो थोड़ा सा मुश्किल ज़रूर हो जाता है। और राजेश जी के साथ हम जब दूसरे शोज़ भी करते हैं तो वो रेलवेज़ और डिफेंस काउंटर्स में चूज़ करना, बताना जो है थोड़ा सा इस रनअप के बाद वैल्यूएशन इतने कंफर्ट नहीं देते हैं। पर आपको ये भी याद दिला दें कि रत्नेश गोयल ने सुबह जब SCI आई थिंक 5% की तेज़ी थी तब ये हाईलाइट किया था, और आप देखिए 20% के अपर सर्किट पे लॉक है। तो अगर रत्नेश जी देख रहे हैं तो हमारी बधाइयाँ भी लीजिए। और इस बीच एक बार क्विकली आपको बता दें कि निफ्टी बैंक जो है अब हरे निशान में तो लौटा ही है, 100 अंकों की यहाँ पे तेज़ी है, और निफ्टी 50 भी अब हरे निशान में लौटने की तैयारी कर रहा है। तो क्लोजिंग शानदार है। पर चलिए इस भी वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, आप कहीं मत जाइएगा, हम जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। निफ्टी बैंक बाकायदा अब हरे निशान में आके कारोबार कर रहा है। 52,263, आज हमने 51,900 के भी नीचे जाते हुए देखा निफ्टी बैंक को, लेकिन वहां से क्या कमाल की रिकवरी है निफ्टी बैंक में, 74 अंक ऊपर। कपिल, आप जरा ये बताइए, निफ्टी बैंक में अगले आधे घंटे के लिए कोई लॉन्ग का कोई ट्रेड बनता है 100-200 पॉइंट के लिए? निफ्टी का मैं अगर यहाँ पे रुझान देखता हूँ तो इंट्राडे में तो काफी अच्छी रिकवरी आ गई है, लेकिन जो आज के दिन का ओपनिंग प्राइस था और कल के दिन का जो इंसेप्शन पॉइंट ऑफ फॉल था वो कहाँ ना कहाँ पे अभी करंट लेवल के यहाँ पे हमें दिखते मिलते आ रहे हैं 54,300 350 के लेवल के अराउंड। तो अभी के लिए तो मैं लॉन्ग कॉल इनिशिएट ना करूँ वैसे, लेकिन 53,350 के ऊपर अगर स्पॉट लेवल मूव करते हुए देखने मिलता है तो फिर हाँ कि इंट्राडे के लिए नहीं, लेकिन एज अ BTST के तौर पे हम देख सकते हैं। और 53,350 की ऊपर बाद में इसके अपसाइड पोटेंशियल कहाँ ना कहाँ पे 52,500 तक के खुल जाएंगे। ठीक है, निफ्टी बैंक को लेकर ये व्यू। प्रदीप, आप जरा एक बार सन टीवी को चेक कीजिए। सन टीवी का शेयर जो है वो 52 हफ्ते के ऊपरी स्तर पर कारोबार कर रहा है, 810 का हाई बनाया है। अच्छा, पिछले एक महीने में हमने ये देखा कि 790 से लेकर 800 के रेंज में जाके शेयर फंसता था, वहां थोड़ी सप्लाई आ जाती थी, लेकिन आज उस रेंज को पार करके कारोबार कर रहा है। सन टीवी यहां से और चलेगा क्या? आपके टारगेट क्या होंगे अगर चलेगा तो? बिल्कुल, जो आपका ऑब्जर्वेशन है बिल्कुल सही है। ये 790 से 800 के रीजन में काफी इसमें सप्लाई आ रहा था, और आज इसके अगर आप वॉल्यूम देखें तो 20-डे एवरेज वॉल्यूम से करीबन 2.5 गुना वॉल्यूम के साथ ये ब्रेकआउट कंफर्म कर रहा है। तो यहाँ से मेरे हिसाब से 5 से 6% की अपमूव आने वाले कुछ दिनों में पॉसिबल है। ऑन द लोअर साइड 784 एक रिसेंट सपोर्ट है हार्ली चार्ट्स पे, जिसके स्टॉप लॉस से इसको लिया जा सकता है। ठीक है, सन टीवी को लेकर ये व्यू। एक शेयर और चेक करते हैं, ब्लू स्टार। ब्लू स्टार, आप कपिल बताइए क्या करें? चला हुआ शेयर है ये, बस एक ये टेंशन है, पिछले दिनों ये चला था, फिलहाल डे हाई पर ये ट्रेड कर रहा है, क्या करना है इसमें? बेसिकली हमें यहाँ पे भी एक रोटेशन देखने मिला होता कि ब्लू स्टार ने तो एक ली हुई थी पर्टिकुलर जो ईसी स्टॉक्स है, तो ब्लू स्टार चला, उसके बाद वोल्टास चले, उसके बाद कहां पे क्रॉम्पटन में भी हमें मोमेंटम ऊपर में देखने मिली हुई थी। नो डाउट स्टॉक काफी ओवर स्ट्रेच है, लेकिन स्लोली स्टेडीली 45 डिग्री में स्टॉक प्राइस ऊपर जाते हुए हमें देखने मिल रहे हैं, जो कि काफी हेल्दी साइन होती है कि जब भी आपको डिसेंटली स्टॉक प्राइस धीरे धीरे से ऊपर आता हुआ देखने मिले। 1745 का लेवल है, कल के दिन में हमें थोड़ी सी सेलिंग प्रेशर देखने मिली थी, लेकिन इस स्टॉक का एक कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स ये देखने मिला हुआ था कि स्टॉक के करेक्शन आते हैं, लेकिन कहां ना कहां पे 27 पीरियड मूविंग एवरेज के यहाँ पे स्टॉक प्राइस का करेक्शन थम जाता है और वहां से हमें रिबाउंड हमें देखने मिलता है। तो 27 पीरियड मूविंग एवरेज एज अ ट्रेंड नेविगेटर बन गया है ब्लू स्टार के लिए। तो 1745 का लेवल चल रहा है, अगर मैं इसके 27 पीरियड मूविंग एवरेज जो नॉर्मली रिट्रेस करता है, अगर मैं वो वैल्यू देखता हूं तो कहां ना कहां पे 1660 का मुझे वैल्यू यहाँ पे देखने मिलता है। तो थोड़ा सा और करेक्शन आता है 1660 के लेवल के यहाँ पे, तो फिर से इसमें एक अच्छी बाय की अपॉर्चुनिटी हमें देखने मिलती है, और उसके बाद में
ईच एंड एवरी लेवल पे अपने प्रीवियस हाई को ब्रीच करता है। तो 1665 के बाद में 1800, 1875 वो भी हमें ऊपर के लेवल पे मूव देखने मिल सकते हैं। ठीक है, ब्लू स्टार को लेकर ये व्यू और चल सकता है ये शेयर। अब वक्त है हमारे खास सेगमेंट मार्केट एट 3 का। मार्केट एट 3 यानी कि बाजार खुलने के बाद शेयरों में खबरों का एक्शन बताने के लिए हमारे सहयोगी गौरव जोलकर जुड़ गए हैं। गौरव, बताइए कहां पर एक्शन हो रहा है, क्या फोकस में है? जी हाँ, तो आज सबसे पहले शुरुआत करते हैं आहलूवालिया कॉन्ट्रैक्ट्स के साथ, क्योंकि कंपनी को एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से एक ऑर्डर मिला है जिसका वैल्यू है 893 करोड़ का। ये जो ऑर्डर है वो बेसिकली न्यू टर्मिनल बिल्डिंग बांधने के लिए है, जो कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वाराणसी में वहाँ पे, और इसका जो ड्यूरेशन रहेगा वो 36 मंथ्स का रहेगा। और इसी के चलते हुए हमने देखा कि इस स्टॉक में आज हमें तेज़ी देखने को मिली थी। अगली बात करते हैं डेटा पैटर्न्स की, क्योंकि इस कंपनी को भी DRDO जो कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, उनकी तरफ से एक ऑर्डर मिला है जिसमें ये रडार सिग्नल प्रोसेसर्स को तैयार करके DRDO को सबमिट करने वाले हैं, और इसी के साथ साथ सिमुलेटर्स का भी सप्लाई करने वाले हैं, और इसी के चलते हुए हमने इस शेयर में भी एक तेज़ी देखने को मिली थी। अगली बात करते हैं RVNL की। अगर इस कंपनी की बात करें तो कहीं पे लगातार ऑर्डर विन हमें इस कंपनी में देखने को मिल रहा है, और आज के तारीख में भी कंपनी को 138 करोड़ का एक नया ऑर्डर मिला है जो कि सेंट्रल रेलवे की तरफ से है, और जिसका ड्यूरेशन जो है वो 24 मंथ्स का है। अगर हम बात करें कंपनी की, तो कंपनी ने पहले ही कहा था कि कहीं पे इस साल में 20 to 25,000 करोड़ के ऑर्डर इनफ्लो कंपनी को आ सकते हैं, और जिस स्पीड से कंपनी को ये ऑर्डर मिल रहे हैं, ऐसे ज़रूर लग रहा है कि कंपनी जो है ये 20 करोड़ का जो ऑर्डर बुक का टारगेट है वो ज़रूर ही अचीव कर सकते हैं इस साल में। और इसी के चलते हमने देखा कि आज के दिन में RVNL में फिर से एक बार तेज़ी देखने को मिली थी। अगली बात करते हैं गोल्डियम इंटरनेशनल की, क्योंकि इस कंपनी में भी हमें कहीं पे ऑर्डर विन देखने को मिला था। कंपनी को ये जो स्टडीड डायमंड्स है उसका 60 करोड़ का एक इंटरनेशनल ऑर्डर मिला है, और इसी के साथ साथ कंपनी का जो टोटल ऑर्डर बुक है स्टडीड डायमंड्स का वो 150 करोड़ का हो चुका है। अगर हम शेयर में भी बात करें तो कहीं पे एक तेज़ी देखने को मिली थी इस ऑर्डर विन के बाद। और आखिर में बात करते हैं नेल्को की, क्योंकि इसके हमारे पास Q1 के रिजल्ट्स आ चुके हैं, और अगर हम रिजल्ट्स की बात करें तो कहीं पे एक वीक रिजल्ट्स हमें इस कंपनी की तरफ से देखने को मिले थे। अगर हम आय की बात करें तो 9.2% से घटा है, और अगर हम बात करें मुनाफे की तो कहीं पे 25% का एक फॉल देखने को मिला था अगर हम सीक्वेंशियल बेसिस पे देखें तो। और इसी के बाद अगर हम शेयर में भी बात करें तो 1% से भी एक ज़्यादा डिक्लाइन आज के दिन में देखने को मिला है। तो आगे जाके भी खबरों के दम पे इन सब स्टॉक्स पे नज़र रखना काफ़ी ज़रूरी रहेगा, क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग आउट इनफ्लो जो है आज के दिन में, और एक स्ट्रॉन्ग खबर जो है इन सब स्टॉक्स में हमें देखने को मिल रही है। गौरव, हमें बताने के लिए कि खबरों के दम पे कहाँ पे दिख रहा है एक्शन, तो कई सारे स्टॉक्स हैं, पर चलिए एक बार फिर से हमारे एक्सपर्ट्स के पास चलते हैं। हालांकि हमने ऑयल एंड गैस सेक्टर पे काफ़ी अच्छे तरीके से चर्चा कर ली, पर कपिल एक बार इंडियन ऑयल के लिए भी अपने कुछ लेवल्स बता पाएंगे आप? तो क्योंकि देखिए जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ 175 का लेवल हमेशा इसके लिए एक रेजिस्टेंस रहा है। आज जो थोड़े से अटेम्प्ट हो रहा है इसको क्रॉस करने का, क्या सेक्टोरल पुश के चलते ये काउंटर क्रॉस कर सकता है? इस पे अपने लेवल्स और स्टॉप लॉस एक बार बताइए। जी, बेसिकली 175 के लेवल पे चल रहा है ये स्टॉक, लेकिन अगर मैं इसका जो टाइम फ्रेम है 91 डेज की, जो मैं इसके प्राइस की रेंज देखता हूं, तो कहां ना कहां पे अपनी ऊपर की रेंज के लेवल के यहाँ पे आ रहा है। 175 का करंट मार्केट प्राइस है, 178 पिछले 90 दिनों से एज अ रेजिस्टेंस काम कर रहा है। तो हो सकता है कि थोड़ा सा अप मूव हमें देखने मिले, लेकिन 178 आपका एक स्टिफ रेजिस्टेंस लेवल यहाँ पे रहना चाहिए। तो इतने छोटे से मार्जिन के लिए मैं बाय का व्यू इनिशिएट नहीं करूंगा, लेकिन थोड़ा सा वेट एंड वॉच कर सकते हैं कि जब ये हमें 178 का लेवल जब ब्रीच करे, तब जाके वहां पे कुछ हमें फर्दर एक ट्रैक्शन देखने मिल सकता है। तो मेरा कंडीशनल अप्रोच रहेगा 178 के ऊपर का बाय का, और 178 के ऊपर जो नेक्स्ट बेस्ट अपसाइड पोटेंशियल बनती है वो कहां ना कहां पे 190 की बनेगी, और 178 लेवल क्रॉस हो जाएगा तो इसके बाद में जो अभी का करंट लेवल है 173 174, तो 173 हम ऐसे स्टॉप लॉस कंसीडर कर सकते हैं। तो 178 के ऊपर निकले तब 190 के जो दरवाजे हैं वो खुलते हुए दिखेंगे। तो IOC इस पे आपके लिए राय। पर प्रदीप, एक बार आपसे राय जानना चाहेंगे स्नोमैन लॉजिस्टिक्स पे, क्योंकि हाल फिलहाल थोड़े से लॉजिस्टिक काउंटर्स भी एक्टिव हुए हैं। स्नोमैन लॉजिस्टिक्स फाइनली 80 के आसपास आने का इसका अटेम्प्ट जो है वो कामयाब दिख रहा है। आप कैसे देख रहे हैं इसको चार्ट्स पे? क्या यहाँ पे कोई ट्रेड? स्नोमैन लॉजिस्टिक्स में 6 दिन के करेक्शन कंसोलिडेशन के बाद आज से फिर से एक अपट्रेंड रिज्यूम हुआ है। आज के जो वॉल्यूम है वो इसके 20 डे एवरेज वॉल्यूम से करीबन 1.5 गुना हो चुके हैं।
तो यहाँ से एक फ्रेश ब्रेकआउट भी ये स्टॉक अर्ली चार्ट्स पे कंफर्म कर रहा है, तो बिल्कुल इसको यहाँ पे लिया जा सकता है। इनफैक्ट रिस्क रिवॉर्ड रेशियो पिछले 6 दिन के करेक्शन के बाद काफी फेवरेबल है। ऑन द लोअर साइड 74-80 का यहाँ पे सपोर्ट है, जिसका स्टॉप लॉस रखेंगे। 82-50 जो रिसेंट हाई है वो इमीडिएट टारगेट रहेगा, और उसके ऊपर ये 85-86 के लेवल भी दिखा सकता है। लॉजिस्टिक्स यहाँ पे जो है चार्ट पे पसंद ज़रूर आ रहा है, पर राजेश जी हाल फिलहाल जो पूरा फ्लेवर था मार्केट का वो आईटी और फार्मा में काफ़ी अच्छा जोश देखने को मिला। आज जो है थोड़ा सा फार्मा बैक सीट ले रहा है। इस बीच राजेश जी आपसे जानना चाहेंगे कि आपकी क्या रीडिंग है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि यूएस में ड्रग शॉर्टेजेस ऑल टाइम हाई पे ज़रूर हैं, प्राइस भी बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं हुए हैं घरेलू बाज़ार में। तो क्या फार्मा के जो नतीजे आएंगे उनमें ख़ास तौर से कोई ऐसी कंपनीज हैं जिस पे ध्यान रखना चाहिए, या हाल फिलहाल आपका कोई टॉप रिकमेंडेशन इस स्पेस से? देखिए, फार्मा में जैसे आईटी में यूरोप और यूएस मार्केट में जो दिक्कतें थी वही फार्मा के साथ भी चल रही थी, और कुछ इस वजह से भी चल रही थी कि कोविड के समय हम लोगों ने एपीआई मैन्युफैक्चरिंग जो कंपनीज है खास करके वहां पर एक बहुत अच्छा रनअप देखा था, उसके बाद कंसोलिडेशन का फेज चला। अब इन दिनों हमें लगता है कि ऑलमोस्ट बॉटम आउट हो गए हैं बहुत सारे स्टॉक, जाके हमें लगता है कि आने वाले दिनों के लिए अच्छी बाइंग की जा सकती है। लार्ज कैप की बात की जाए तो डिवीज लैब में हमें लगता है कि एक अपॉर्चुनिटी बनती है, सिप्ला में बनती है, इवन सर फार्मा में बनती है। मिड कैप की बात की जाए तो हमें एक कंपनी अच्छी लग रही है इस वक्त, वो है शिल्पा मेडिकेयर। अगर आप देखो तो उनका जो डेवलपमेंट मैन्युफैक्चरिंग वगैरह में फोकस है, उसके अलावा वो एपीआई और फॉर्मुलेशंस वगैरह बनाते हैं, न केवल डोमेस्टिक में बल्कि इंटरनेशनल मार्केट को भी केटर करते हैं। और इन्होंने हाल फिलहाल में 500 करोड़ के आसपास की क्यूआईपी करी थी, और ऑन्कोलॉजी में कुछ एक मॉलिक्यूल्स उनके जो हैं बहुत लीडरशिप पोजीशन पे है। मुझे लगता है कि यहाँ पे परफॉर्मेंस में बहुत अच्छी टर्न अराउंड देखने को मिलेगी। कोई 9 से 12 महीने रखते हैं तो मुझे आश्चर्य नहीं होगा कि ये स्टॉक कम से कम 15 से 20% का रिटर्न दे दे। तो यहाँ हमारी खरीदारी की सलाह है। मेडिकेयर हाल फिलहाल इनके कई सारे प्लान्स को भी अप्रूवल मिला है। जहाँ तक मुझे याद है ब्राज़ीलियन रेगुलेटर से भी इनको एक प्लांट का अप्रूवल मिला है कि वहाँ पे दवा सप्लाई कर सकते हैं। तो पॉजिटिव न्यूज़ फ्लो तो बरकरार है, और राजेश जी की भी अभी फ़िलहाल टॉप रिकमेंडेशन है। पर चलिए इसी के साथ वक्त चला एक और छोटे से ब्रेक का, आप कहीं मत जाइएगा, हम जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है क्लोजिंग कॉल में। बाजार की बात करें तो रिकवरी आई है अच्छी निफ्टी में, और निफ्टी बैंक अब करीब करीब 100 अंकों पर है। निफ्टी सपाट है, जो भी लॉसेस थे सारी की सारी भरपाई करके ऑलमोस्ट उसी लेवल पर आ गया है, बिल्कुल 24,320 के आसपास है। लेकिन जो हाई से 24,400 के ऊपर के आज के हैं वो देखते हैं अगले 15 मिनट कैसे होते हैं। लेकिन ज़रा BTST समझ लेते हैं अपने एक्सपर्ट से। कपिल, आप BTST दीजिएगा अपनी पसंद का कोई शेयर, लेकिन पहले ज़रा ये बताइए SJVN ये शेयर तेज़ रफ्तार से चला है, 150 रुपये के आसपास का भाव हो गया। मैं इसको 50 रुपये से देख रहा हूँ। जब 50 रुपये का था ना तो ये बहुत पुरानी बात नहीं है, साल भर की पहले की बात होगी, वहाँ से अब ये 150 का हो गया। ये बताइए कि इसमें BTST करें क्या कल के लिए? जी, बेसिकली जैसे आपने बताया काफी परपेंडिकुलर राइज तो अपने स्टॉक में देखने मिला हुआ है, और बीटीएसटी के लिए हाँ जो हमें मोमेंटम चाहिए होती है तो लास्ट एन आवर तो वो अभी डिस्प्ले भी कर रहा है 149.4 के लेवल के यहाँ पे, और उसके जो बीटीएसटी के जो ऊपर के लेवल है वो वहाँ पे 150 to 153 जो उसके अपर बैंड है और रेजिस्टेंस लेवल, तो थोड़ा सा गैप भी हमें देखने मिल रहा है। तो 4 रुपए का गैप है करंट लेवल से और उसके नेक्स्ट बेस्ट रेजिस्टेंस लेवल पे, तो 4 रुपए के लिए हाँ इसको बीटीएसटी किया जा सकता है। आपकी पसंद, आपने क्या खोजा बाजार में BTST के लिए? BTST के लिए मेरा यहाँ पे ध्यान SJVN डे हाई का ही फॉर्मेशन अभी बना रहा है, और इसके अलावा मैं जो दूसरा एक स्टॉक देखता हूँ अपसाइड मोमेंटम के लिए, तो कहाँ ना कहाँ पे GE शिपिंग काफी GE शिपिंग में थोड़ी सा ट्रैक्शन ऊपर से वो नीचे में दिया हुआ है, बट जो नेक्स्ट बेस्ट काउंटर मैं यहाँ पे देखना चाहूंगा तो वो सोना कॉम्स का मुझे देखने मिलता है। ऊपर के लेवल से थोड़ा सा माइल्ड सेलिंग प्रेशर हमें देखने मिला हुआ है, लेकिन टेक्निकल स्ट्रक्चर अभी भी काफी अच्छा है। 719 के लेवल पे चल रहा है, 711 के स्टॉप लॉस के हम उसको इनिशिएट कर सकते हैं, और ऊपर में 740 से लेकर 750 तक की अपसाइड मोमेंटम देखने मिल सकती है।
ठीक है, सिर्फ 8 रुपए नीचे का स्टॉप लॉस, 711 रुपए का, 740, 750 ये टारगेट बनेंगे सोना कॉमस्टार में। कब प्रदीप जी, आपके शेयर बीटीएसटी के लिए क्या करेंगे सर आप? ये भी थोड़ी देर पहले जो स्टॉक सन टीवी का जिक्र हो रहा था उसी को मैं बीटीएससी के तौर पे भी लेना चाहूंगा। जैसे कि मैंने एक्सप्लेन किया था, एक काफी अच्छे कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट ये आज के सेशन में कंफर्म कर रहा है और उसके जो वॉल्यूम है वो एवरेज 20 डे वॉल्यूम से करीबन 3 गुना वॉल्यूम होने जा रहा है। 812 के करंट रेट से इसको बीटीएससी के तौर पे लेना चाहेंगे। 784 का स्टॉप लॉस रहेगा और 845 के टारगेट रहेंगे। ठीक है, 845 के टारगेट सन टीवी में आपको बीटीएसटी करने की सलाह है। देखिए 812-13 रुपये का ये शेयर हो गया, 807 रुपये का था जब हम जिक्र कर रहे थे, तो अच्छी तेज़ी बनेगी सन टीवी में और ऑलरेडी ये 52 हफ्ते के ऊपरी स्तर पर ट्रेड कर रहा है। एक और पैक है, वो है चाय वाला। चाय, चीनी, कॉफ़ी भी चल रहे थे, चावल भी चल रहे थे, तो जो कमोडिटीज़ हैं वहाँ पर बढ़िया एक मोमेंटम बना हुआ है। राजेश सर, आपसे जानना चाहेंगे, आप तो खैर कलकत्ता के ही हैं और बहुत दूर आपसे नहीं है, तमाम टी स्टेट्स हैं, असम में, दार्जिलिंग में। आप ज़रा ये बताइए कि ये चूँकि टी बोर्ड ने बोला है कि दाम उन्होंने बढ़ाए हैं 20% के आसपास के, ये टी वाले स्टॉक्स अभी क्या कड़क रहेंगे अभी कुछ दिनों तक, या क्या करें? जिनको प्रॉफिट हो रहा है थोड़ा सोचें प्रॉफिट टेकिंग करने के बारे में। देखिए, मेरे हिसाब से प्रॉफिट टेकिंग करनी चाहिए, क्योंकि अक्सर हमने देखा है कि ये स्टॉक कुछ दिनों तक चलते हैं, उसके बाद ठंडे पड़ जाते हैं, बहुत लंबी अवधि तक चलते नहीं है। वैल्यूएशन हालांकि बहुत से स्टॉक्स के बहुत अच्छे हैं, खास करके हरिसन मलयालम की अगर बात की जाए तो वहाँ अच्छी अपॉर्चुनिटी दिखती है, या बीबीटीसी में अच्छी अपॉर्चुनिटी दिखती है। ये दो ही स्टॉक है जो स्टैंड आउट करते हैं पूरे पैक में, जहाँ की हमें लगता है कि थोड़ी सी फोकस बनाया जा सकता है। या फिर लार्ज कैप में देखना हो तो टाटा कंज्यूमर, जो कि टाटा टी उसके अंदर में है, उस वजह कर। अदरवाइज अगर आप देखो तो टाटा कंज्यूमर अब बहुत बड़ा एक परमानेंट हो गया है, जहाँ की बहुत सारे वर्टिकल्स हो गए। बाइंग के लिए इस वक्त हम हरिसन मलयालम या बीबीटीसी में ही सलाह दे पाएंगे, क्योंकि वो वैल्यूएशन के लिहाज से भी अच्छे हैं और मुझे लगता है कि यहाँ पे थोड़ी सी अपसाइड बनती है। दूसरे अगर आप देखो तो जो चाय की फसल है, खास करके मौसम पे बहुत डिपेंडेंट रहती है, और इस बार जैसे कि बहुत ही इरेडिकेट मौसम आया है, मुझे लगता है कि वहां पे थोड़ी सी जो प्रोडक्शन है वो कम होगा, जिसके वजह से रियलाइजेशन बढ़ते हुए नजर आएंगे। तो यहाँ नजर बिल्कुल रखनी चाहिए। ठीक है, तो हैरिसन मलयालम यहाँ पे आप नज़र ज़रूर रख सकते हैं। जी हाँ, जितनी भी टी के काउंटर्स हैं इनमें हम जोश तो बहुत देखते हैं और साथ ही खबरें भी आई थी कि टी के प्राइजेस बढ़ रहे हैं, बट इस बीच थोड़ा सा जो है मूड और माहौल अगर थोड़ा रिवर्सल आए तो ये काउंटर्स उस तरीके से रिएक्ट भी करते हैं। पर एक काउंटर जाते जाते एक बार आपसे इस पर राय लेना चाहेंगे कपिल, वो है पिरामल एंटरप्राइज। हमने सुबह भी इसका जिक्र किया था, पर अब स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग दे रहा है ये। क्या पिरामल एंटरप्राइज में कोई बीटीएसटी करके जाना चाहिए? पिरामिड एंटरप्राइज 3% ऑलरेडी बढ़ोतरी कर चुका है। पिछले 2-1 दिन का हाई भी उसने क्लोजिंग प्राइसेस ने क्लोज कर दी हुई है और मूविंग एवरेज का सपोर्ट लेवल भी है, तो मेरे हिसाब से हाँ कर सकते हैं। 936 पे चल रहा है। ऊपर में इसके अपसाइड मोमेंटम वेरी शॉर्ट टर्म 950 और उसके बाद में 970 तक की रह सकती है। पिरामल एंटरप्राइज यहाँ पे हमने राय ली, कुछ एक और काउंटर्स पे डिस्कस करेंगे, पर इस बीच आपकी स्क्रीन पे नंबर्स आ रहे हैं जीएनए एक्सेल्स के। अच्छे नतीजे देखने को मिले हैं यहाँ पे कंपनी के। हालांकि जो मार्जिन्स हैं उसमें थोड़ा दबाव ज़रूर रहा है। 15.8% से घटकर अब 13.7% रह गए हैं, पर साथ ही साथ अगर हम आय और प्रॉफिट देखें तो वहाँ पे ग्रोथ कंपनी ने ज़रूर दर्ज की है। तो जीएनए एक्सेल्स के नंबर स्टॉक में भी अभी 4.5% की तेज़ी है, इस पे आप नज़र रखें। पर आज इरडा का स्टॉक भी काफ़ी जोश में है, यहाँ पे 13% का उछाल जो है आते हुए देख रहे हैं पूरे स्पेस में। हालांकि काफ़ी रौनक है, खासतौर से पावर फाइनेंसर्स, पीएफसी, आरडीसी हम कई दिनों से आपके लिए हाईलाइट कर रहे हैं। आज इरडा की बारी है। इस काउंटर पे ज़्यादा नज़र नहीं जाती है क्योंकि एक इन्वेस्टमेंट स्टॉक है। हमारे सभी एक्सपर्ट्स की ऑलमोस्ट कंसेंसस राय होती है कि इसको लीजिए और भूल जाइए। राजेश जी, मुझे उम्मीद है कि आपका भी यही नज़रिया था कि लीजिए और इसको भूल जाइए, पर जिस तरीके का हम रनअप देख रहे हैं
आपके लॉन्ग टर्म टारगेट्स क्या निकल कर आ रहे हैं इरडा पे? क्या आपने टारगेट्स रखे हैं इस पे, और साथ ही 13-14% के उछाल को आप कैसे देख रहे हैं? आश्चर्यजनक रूप की रैली चल रही है आईपीओ के बाद से ही हमने देखा है इरेडा में। और वैल्यूएशन भी अगर आप देखें तो दूसरी जो कंजर्वेटिव पुरानी फाइनेंस कंपनी है जैसे कि पीएफसी, आरईसी, उनके वैल्यूएशन देखो और इनके वैल्यूएशन देखो तो बहुत बड़ा गैप नजर आता है। चाहे वो पीई के हिसाब से हो या प्राइस टू बुक के हिसाब से हो, डिविडेंड यील्ड के हिसाब से, सब जगह ही हमें लगता है कि इरेडा का स्टॉक अब थोड़ा महंगा हो चला है। लॉन्ग टर्म के टारगेट्स हमारे अभी भी 300 रुपए के हैं, लेकिन अब नई खरीदारी के लिए थोड़ा सा सोचना पड़ता है। थोड़ा कोई करेक्शन, कंसोलिडेशन आए तो नई खरीदारी की जा सकती है। हालांकि एक नए सेगमेंट में रिन्यूएबल एनर्जी में ये लोग फाइनेंसिंग की बात कर रहे हैं और जो कि रिन्यूएबल एनर्जी इस वक्त इन थिंग है, लेकिन बावजूद इसके वैल्यूएशन पैरामीटर्स में हमें लगता है कि पीएफसी, आरईसी ज्यादा बेटर बैठते हैं नए निवेश के लिए। किसी के पास है वो बने रह सकते हैं। ठीक है, किसी के पास अगर है तो वो फिलहाल बने रह सकते हैं इरडा में। जी हाँ, नई खरीदारी के लिए थोड़ा सा जो है आपको सतर्क हो जाना चाहिए। पर चलिए जाते जाते हम देखें तो वोल्टास में भी एक अच्छा कैचअप है। क्विकली एक बार कपिल, वोल्टास के चार्ट चेक आपसे समझना चाहेंगे, क्या यहाँ पे कोई ट्रेड? जी हाँ, कि कंज्यूमर ड्यूरेबल स्टॉक्स में काफी टाइम से एक ट्रैक्शन तो हमें देखने मिला हुआ है। वोल्टास का भी काफी अच्छा मूव हमने देखने मिला था, बीच में कुछ दिनों का रिट्रेसमेंट होके 3-4 दिनों से एक ट्रैक्शन देखने मिल रहा है और 3-4 दिनों में आज का मूव सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मूव रहा हुआ है। इंट्राडे चार्ट के में देखता हूँ तो स्टॉक प्राइस में जो भी उसके जो इंटरमीडिएट रेजिस्टेंस से पार तो कर चुका है। 1514 का लेवल चल रहा है और उसके ऊपर का मैं व्यू देखता हूँ तो 1523 काफी शॉर्ट पर्सपेक्टिव है, लेकिन 1523 एक अपसाइड पोटेंशियल रह सकता है और उसके बाद में 1550 की अपसाइड मोमेंटम देखने मिल रही है। तो बेशक कि लास्ट आवर में जो वहां पे मोमेंटम होती है तो उसकी स्पिल ओवर इफेक्ट हमें कल के दिन में देखने मिलती है, तो बीटीएसटी का कैंडिडेट हो सकता है। ठीक है, वोल्टास बीटीएसटी कैंडिडेट होता है। अच्छा कपिल, हम आपसे 2 शेयर पूछेंगे और वैसे तो इन दोनों कंपनियों का जो संबंध है वो राजेश जी के शेयर से है, कलकत्ता से है, लेकिन मुझे लग रहा है कि बीटीएसटी के मौके शायद दोनों में बन रहे हैं। एक है आईटीसी, बढ़िया ब्रेकआउट देकर ये शेयर चल रहा है, और दूसरा है सीएससी। ये दोनों जरा आप चेक कीजिए, क्या मौके हैं क्या इसमें बीटीएसटी करने के? समय हालांकि कम है अब। आईटीसी ने काफी टाइम से जो इसका 459 का लेवल था वो आज के ही रेजिस्टेंस उसने ब्रीच किया है, जो काफी मोमेंटम है, काफी दिन से चल चुका है। तो यहाँ पे ऐसा काफी बार एक्सोशन साइन देखने मिलती है। तो आईटीसी को तो मैं फिलहाल मोमेंटम तो है, लेकिन मैं थोड़ा सा पॉज में रखूंगा और पोजिशनली मैं इसको प्ले करने की कोशिश करूंगा। और सीएससी हमने काफी दिनों से एक पॉजिटिव मोमेंटम देखने मिली हुई है और 4 दिन की मोमेंटम का अपसाइड मोमेंटम और भी स्ट्रेच हो सकता है। 191 है पिवोट लेवल के हिसाब से, ऊपर में 196 के भी अपसाइड पोटेंशियल हो सकती है। तो दोनों में से सीएससी एज ए मोमेंटम काउंटर है, तो वहां पे हमें ज्यादा ट्रैक्शन देखने मिल सकता है। ठीक है, सीएससी को लेकर ये व्यू। एक और शेयर जिसके बारे में प्रदीप जी आप बताइए, वो है आशियाना हाउसिंग का। चूंकि ये एक बजट वाला भी प्ले है कहीं ना कहीं, क्योंकि सरकार बाकी चीज़ों फोकस ना करे, रूरल हाउसिंग पर, अफोर्डेबल हाउसिंग पर, उस पर फोकस होगा ही। आशियाना हाउसिंग को आप इस तरह से बताइएगा, मतलब थोड़ा लंबा व्यू दीजिए, बीटीएसटी नहीं चाहिए। ये आपको कहां तक जाता हुआ शेयर दिख रहा है? ओवरऑल तो एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में है। इस साल 57% अब तक बढ़ा है। खास करके अगर पिछले इसके 10-12 सेशन की मूवमेंट देखे तो ऊपर के लेवल से ये करेक्ट और कंसोलिडेट हुआ है और कल के सेशन में एग्जैक्टली इसका 34 डीएमए का सपोर्ट टेस्ट करके आज के सेशन में ये अच्छे वॉल्यूम के साथ फ्रेश ब्रेकआउट हार्ली चार्ट्स पे कंफर्म कर रहा है। तो लॉजिकली इसका जो प्रीवियस ऑल टाइम हाई है 469 का, जो 20 जून को बना था, वो एक नेक्स्ट लॉजिकल टारगेट है। हाँ, ये क्रॉस होता है तो फिर हम फर्दर हाई लेवल्स की बात करनी है, पर डेफिनेटली इस लेवल पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो लॉन्ग इनिशिएट करने में काफी फेवरेबल है। 409 एक डिसेंट सपोर्ट है आरडी चार्ट्स पे, इसके स्टॉप लॉस से इसको बाय किया जा सकता है। ठीक है, आशियाना हाउसिंग पर ये व्यू। 2.5 मिनट रह गए हैं बाजार बंद होने में। 1 मिनट राजेश जी मैं आपको दूंगा, मजबूरी हमारी है ये। आप ये बताइए सर, क्योंकि बहुत सारे शेयर बहुत चल गए हैं। आप देखिए, ये पीएसयू स्टॉक्स हो गए, रेलवे हो गए, पावर हो गए, डिफेंस हो गए, हाल फिलहाल शुगर हो गए। इनमें से कौन से सेक्टर्स ऐसे हैं जहां आपको लगता है कि थोड़ी थोड़ी मुनाफा वसूली कर लेने में समझदारी है? क्योंकि हम बाजार में तो उसी लिए आते हैं ना,
कौन से ऐसे सेगमेंट से जहां पे लगता है कि नहीं हीट अप हो गए हैं, चल गए हैं, बहुत बजट से उम्मीदें अब नहीं पालना चाहिए और थोड़ी मुनाफा वसूली कर लेनी चाहिए? देखिए ऐसा है, मुझे नहीं लगता कि कोई सेक्टर स्पेसिफिक कॉल इस वक्त लेनी चाहिए, क्योंकि सेक्टर में भी कई स्टॉक हैं जो अभी भी सस्ते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल रेलवे की बात करो तो IRCTC में अभी भी दमखम नजर आता है, उन्होंने रन अप नहीं किया। दूसरे महंगे इसलिए लग रहे हैं क्योंकि हम पुराने PE के साथ जोड़ रहे हैं। अब नई चीजें बहुत चीजें हुई हैं, GST नया आ गया, PLI आ गया, मेक इन इंडिया की कावियात छिड़ गई, इसलिए सेक्टर्स में चेंजेस आ रहे हैं, ऑर्डर बुक बढ़ती जा रही है। तो मुझे लगता है कि छोटी अवधि में हो सकता है कि कुछ करेक्शन आए, बट 1.5 साल के नजरिए में मुझे लगता है कि अभी भी दमखम बाकी है। तो प्रॉफिट बुकिंग की अगर बात हो तो मुझे लगता है थोड़े से PSU या रेलवेज में जहां बहुत अच्छी बढ़त देखने को मिल गई है, वहां थोड़ी सी मुनाफा वसूली की जा सकती है। PSUs में और रेलवे में थोड़ी थोड़ी मुनाफा वसूली कर सकते हैं, बट स्टॉक्स का भी ध्यान रखिए। दरअसल स्टॉक पिकिंग अब बड़े अच्छे तरीके से आपको करनी पड़ेगी। जो शेयर नहीं चले हैं बहुत ज़्यादा, यहाँ पर जहाँ पर वैल्यूएशन अभी भी आकर्षक हैं, उन पर आप फोकस कीजिए। चलिए, 1 मिनट से भी कम रह गए हैं बाजार को बंद होने में, और आज के सत्र को हम कैसे कहें, शब्द खोजने पड़ेंगे कि इसको हम ऊपर से देखें तो नीचे दिखेगा, नीचे से देखें तो ऊपर दिखेगा। 24,400 के ऊपर निफ्टी था, लेकिन उसके बाद हमने देखा कि ये काफ़ी नीचे तक गया। दिन के दौरान आज का जो निचला स्तर है वो है 24,193.75। वहां से 150 अंकों की रिकवरी निफ्टी में, ये आप रिकवरी ही ध्यान में रखिए, यही आपके कल काम आएगा। तो रिकवरी बहुत अच्छी है। और निफ्टी बैंक में तकरीबन 550 अंकों के आसपास की रिकवरी है। 111 अंकों पर आपको बंद होते दिखेगा। भले ही निफ्टी 0.06% निफ्टी बैंक 0.2% ये ऊपर दिखेगा, लेकिन रिकवरी बहुत ही अच्छी रही है निश्चित तौर पर। अगर हम स्टॉक्स की बात करें तो बैंकिंग स्टॉक्स अच्छे से रिकवर होते हुए दिखे हैं इंट्राडे में। आप HDFC बैंक को ही देख लीजिए, इसके अलावा ICICI बैंक, एक्सिस बैंक, यहाँ पर भी लोअर लेवल से रिकवरी ठीक ठाक आई है। लेकिन जो पैक चले हैं, जिन्होंने सपोर्ट दिया है बाजार को, निश्चित तौर पर उसमें एनर्जी पैक शामिल है, ONGC, कोल इंडिया, BPCL। कंजम्पशन की बात करें तो ITC ये शेयर चला है 1.5% ऊपर बंद हुआ है। टाटा मोटर्स में कल हमने देखा कि रिकवरी आई थी शुरुआती झटके के बाद, आज और ऊपर ये गया है शेयर। 1,050 रुपये के आसपास का भाव हो गया होगा टाटा मोटर का। और कंजम्पशन में एशियन पेंट्स, कल हमने देखा था कि पेंट शेयर सारे के सारे चले थे। एशियन पेंट्स से कल 3,000 रुपये के ऊपर निकल गया था, आज अपनी पोजीशन को और कंसोलिडेट किया है एशियन पेंट्स ने, तो वहां पर तेजी रही। और इसके अलावा टाइटन भी 1-2 दिन से चलने की कोशिश कर रहा है। बैंकिंग में SBI आपको ऊपर दिखेगा। इसके अलावा वायदा बाजार में HPCL, सन टीवी, पॉलीकैब, इंडस टावर, इंडिया सीमेंट, पिरामल, ये कुछ स्टॉक्स रहे आज ठीक ठाक चलते हुए दिखाई दिए। लेकिन निश्चित तौर पर आज का दिन शिपिंग शेयरों के नाम, आज का दिन ऑयल एंड गैस, रिफाइनिंग, एक्सप्लोरेशन, इन कंपनियों के नाम रहा। और डिफेंस वाले शेयरों ने भी आज बढ़िया क्लोजिंग दी है। चीनी, चाय, ये और भी कुछ सेगमेंट्स रहे जहां से आज हमने बाइंग अच्छी इमर्ज होते हुए देखी। अच्छी चीज ये है कि जो एडवांस डिक्लाइन का रेशियो है, आप देखिए 1500 शेयर रहे चढ़ने वाले, गिरने वाले शेयर 964, ये बढ़िया रहा। एडवांस डिक्लाइन का रेशियो बढ़िया रहा, क्लोजिंग अच्छी मिल रही है। रिकवरी के बाद हमने 24,300 के ऊपर की क्लोजिंग बढ़िया है। सपोर्ट लेकर रिबाउंड किया मार्केट ने, लेकिन ठीक ठाक 52,300 पर जाकर निफ्टी सेटल हुआ है। 110 अंक ऊपर इस वक्त आपको ये दिखेगा बंद होते हुए। चलिए, इसी के साथ इस शो को यहाँ पर समाप्त करेंगे। आज बाजार बंद होने के बाद TCS के नतीजे आएंगे, उस पर भी नजर रहेगी। कल HCL टेक के नतीजों पर नजर रहेगी और TCS के नतीजे आज शाम को आ जाएंगे। कल सबसे सटीक एनालिसिस जो होगा वो होगा 18 नाउ स्वदेश पर। आपको सुबह सुबह एक IT एनालिस्ट के जरिए उसके लेंस से हम नतीजों को समझने की कोशिश करेंगे और आगे का ट्रेंड भी जानेंगे। देखिए, चलिए शो को ये समाप्त करेंगे। कपिल जी, प्रदीप जी, राजेश जी, आप तीनों का बहुत शुक्रिया कहेंगे, लेकिन उसके पहले कोई डिस्क्लोजर कपिल आपकी तरफ से?